वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में जो खेलकूद वाला सेक्शन दिया होता है उसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने और भी क्लासेस लाए थे जिसमें हमने देखा था नियुक्ति हो गया, अभ्यास वगैरह, डेट्स, ईयर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, अवार्ड्स वाला। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करवा दी है। तो आप लोग ने नहीं देखा है तो एक बारी ज़रूर देख लेंगे। आज वाला जो टॉपिक है वो खेलकूद है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है एथलेटिक्स, तो हम इसको देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में जो इनका जॉलिन थ्रो है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। गाइज, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मतलब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है डायमंड लीग में, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये ज्यूरिख में इसका आयोजन किया गया था। वेट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, चलिए ऐसे आपको अच्छे से दिखेगा। तो ज्यूरिख में इसका आयोजन किया गया था। साथ ही ये कब हुआ था, सितंबर में, 8 सितंबर 2022 को। ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने कितने मीटर का थ्रो किया था और स्वर्ण पदक को जीता था। तो इन्होंने 88.44 मीटर का थ्रो किया था और गोल्ड मेडल को अपने नाम किया था। इससे पहले इन्होंने 2 और पदक जीते थे। सबसे पहले तो 7 अगस्त 2021 को ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए, और इस तरह से 7 अगस्त को जॉलिन थ्रो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और साथ ही इन्होंने एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में रजत पदक, यहाँ पे दिया हुआ है, रजत पदक को जीता है। तो इस तरह से ये इनका तीसरा पदक था। ये भी याद रखिएगा आप कि ये इनका तीसरा पदक है, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है इलियूड किपचोंगे का बर्लिन मैराथन में नया विश्व रिकॉर्ड। इन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए देखते हैं। जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था, बर्लिन मैराथन दौड़, और इसमें इन्होंने पुरुष वर्ग में इस पुरस्कार को जीता है। और साथ ही अगर हम यहाँ पे महिला वर्ग की बात करें तो इसमें मतलब किसने यह पदक को जीता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, सॉरी। तो गाइज, हम देखेंगे कि पुरुष वर्ग में इलियूड किपचोंगे, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कीनिया से बिलोंग करते हैं गाइस। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो इलियूड किपचोंगे हैं वो किस खेल से संबंधित है, भी पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये किस देश से संबंधित है। तो ये खेल कौन सा है, ये एथलेटिक्स मतलब ये दौड़ से संबंधित है गाइस। साथ ही यह कीनिया से बिलोंग करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि महिला वर्ग में किसने जीता इस पदक को। तो गाइज, जो महिला वर्ग है उसमें इथियोपिया की टिगिस्ट असेफा है, उन्होंने इस में जीत हासिल की है। और यह कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये इथियोपिया से बिलोंग करती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि टिगिस्ट असेफा जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ये दौड़ से संबंधित है। चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जो इलियूड किपचोंगे जो पुरुष वर्ग में जीते हैं, तो इन्होंने कितने का जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया है गाइस, तो ये 2 घंटे 1 मिनट 9 सेकंड का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इससे पहले इन्होंने कब बनाया था, 2018 में इसी दौड़ में इन्होंने 2 घंटा 1 मिनट 39 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। देखिए, यहाँ पे दूसरा टॉपिक से पहले यहाँ पे इसी बारे में और भी कुछ दिया हुआ है, तो पहले उसको हम लोग और क्लियर कर लेते हैं।
चलिए, यहाँ जो कीनिया के किपचोंगे है जो पुरुष वर्ग में थे, उन्होंने यह जो है इस रेस में जो जीत हासिल की है वो चौथी बार इसमें जीत हासिल की है। और साथ ही जो महिला वर्ग की थी असेफा, तो गाइज़ जो असेफा हैं उन्होंने कितना मिनट सेकंड घंटा वाला जो है ये दौड़, तो 2 घंटे 15 मिनट 37 सेकंड का इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड और थर्ड स्थान पे कौन रहा है। तो गाइज़ जो कीनिया के मार्क कोरिर हैं और जो इथोपिया के टाडू अबाटे हैं, ये पुरुष में फर्स्ट और सेकंड स्थान पे रहे थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। और साथ ही अगर हम यहाँ पे महिला वर्ग की बात करें तो इसमें भी कीनिया की रोजमेरी वांजिरू और साथ ही इथोपिया की टिगिस्ट अबाई याचियू ये थर्ड स्थान पे रही हैं। तो आराम से देश आप याद रख सकते हैं क्योंकि सेम ही है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो भी है ना उसमें सब सेम ही, मतलब देश एक ही है, तो आसानी से याद हो सकता है। एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं ना कि किस देश से संबंधित है, तो ये याद रखना ज़रूरी है। इन लोगों के भी आप याद कर लेंगे कि ये किस देश से संबंधित है जो सेकंड और थर्ड आए हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गाइज जो इसमें दूसरा टॉपिक दिया हुआ है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, जिम्बाब्वे के विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती है। ये मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। कब हुआ था, अगस्त सितंबर में इस मैच को आयोजित किया गया था। इस वनडे मैच में जिम्बाब्वे ने जो थर्ड वनडे मैच था यानी एक दिवसीय मैच था उसको 3 विकेट से जीत लिया, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इसमें 2 मैचेस जीते थे, तो इसलिए इसका विनर कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया ही रहा था। तो याद रखेंगे इसको कि जो यह ओडीआई श्रृंखला थी उसमें 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जो 3 एक दिवसीय मैच यानी वनडे मैच था उसकी श्रृंखला को जीत लिया था। तीनों मैच में ऑस्ट्रेलिया ही जीता था, तो विनर ऑस्ट्रेलिया रहा। और जो इसमें ट्रॉफ़ी इसने जीती है ना उसका नाम क्या है, चैपल हेडली ट्रॉफ़ी, चैपल हेडली ट्रॉफ़ी। तो ये याद रखेंगे कि कहीं पूछ लिया जाएगा कि चैपल हेडली ट्रॉफ़ी किस देश को मिली है इस वर्ष, मतलब दिया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे कि चैपल हेडली ट्रॉफ़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। चलिए, और ये किससे जीता था, न्यूजीलैंड से जीता था। इसका भी नाम ज़रूरी है भाई, याद रखेंगे। कई बार पूछा जाता है उपविजेता कौन था, तो याद रखिएगा। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि किसके विरुद्ध जीत हासिल की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, तो गाइज़ अगला भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देखते हैं, क्रिकेट तो अक्सर होते रहता है तो इसलिए ज़्यादा न्यूज़ रहता है और हमें याद भी करना पड़ता है। आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध T20 श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती। यहाँ पे 2 बारी से हम देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था, लेकिन अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और इस खेल को जीत लिया। यह गेम कहाँ पे आयोजित किया गया था, हैदराबाद में जो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है ना वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, यानी ये इंडिया में ही हुआ था। आइए हम देखते हैं। पहले यहाँ पे इस लाइन को देख लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया भारत में आई थी इसका पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता और दूसरा भारत ने जीता। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में कुछ और। तीसरा मैच भी भारत जीता, यानी 2 मैच भारत ने जीते। कितने विकेट से, 6 विकेट से। तो ये ज़रूरी है याद रखना कि यहाँ पे जो ये मैच हुआ है वो 2-1 से भारत ने जीता है, 6 विकेट से इसमें जीत हासिल की है। और इस सीरीज़ में भारत के कैप्टन कौन रहे थे, रोहित शर्मा रहे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट श्रृंखलाएँ।
तो जो भारत और इंग्लैंड के बीच में जो मैचेस हुए थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। भारत ने दौरा किया इंग्लैंड का, यानी ये मैच इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। और साथ ही हम अगर देखें तो 2-1 से इंग्लैंड ने जीत हासिल की। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, जो 3 मैच बाद में ओडीआई सीरीज इसका जो खेला गया 3 मैचों का, उसमें भारत ने जीत हासिल की थी। चलिए, तीनों मैच भारत जीत गई थी। और अगर हम देखें यहाँ पे कि भारत का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हरमनप्रीत कौर ने इसमें भारत का नेतृत्व किया था। चलिए गाइस, इसी मैच में झूलन गोस्वामी इन्होंने अपना संन्यास घोषित किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है। तो याद रखेंगे कि जो इसका तीसरा और अंतिम मैच हुआ था ना, इसी में झूलन गोस्वामी ने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच अपना घोषित किया और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मैचों से इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है एशिया कप। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो पाकिस्तान को फाइनल में हराया श्रीलंका ने और इस कप को जीत लिया। आइए हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, हम देख लेंगे कि इसका क्रम 15वां था। इसकी मेज़बानी किसने की थी? श्रीलंका में श्रीलंका के द्वारा की गई थी। लेकिन हम सभी को पता है कि जो श्रीलंका है वहाँ पे आर्थिक और राजनीतिक संकट चल रहा है, जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट को कहाँ खेला गया? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में और साथ ही दुबई व शारजाह में खेला गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो भारत तो था ही यहाँ पे, इसके साथ ही श्रीलंका था और साथ में 6 और टीमें इसमें शामिल थी। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा है। जो 4 अन्य देश हैं इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और हांगकांग इसमें शामिल था। आगे हम देखते हैं। हाँ गाइज़, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का स्थान इसमें क्या रहा था? तीसरा स्थान भारत का रहा था। ये पहला मतलब भारत इस मैच में हार गया था, लेकिन इससे पहले भारत 7 बार एशिया कप का विजेता रहा था। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था इस मैच का गाइस? तो वानिंदु हरसंघा थे। और साथ ही में हम देखेंगे तो इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के द्वारा बनाया गया था। तो क्वेश्चन हो सकता है कि एशिया कप में सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाया गया? तो हम याद रखेंगे कि मोहम्मद रिजवान के द्वारा इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाया गया था। अब वहीं अगर हम बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो हमारे भारत के भुवनेश्वर कुमार के द्वारा सबसे अधिक विकेट लिए गए और वो कितने थे? 11। चलिए याद रखिएगा, वानिंदु हरसंघा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। साथ ही सबसे अधिक रन किसके द्वारा बनाए गए? मोहम्मद रिजवान के द्वारा। और सबसे ज़्यादा विकेट किसके द्वारा लिए गए? भुवनेश्वर कुमार के द्वारा। आइए अब आगे देखते हैं हम। 8 ईयर्स के बाद श्रीलंका ने इसको जीता है, इस ट्रॉफ़ी को। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यहाँ पे गाइस बॉक्स दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि किस ईयर में कौन कौन से देश यहाँ पे जीते हैं। यहाँ पे अब बैडमिंटन से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है, उसको हम देख लेंगे गाइस। तो जापान ओपन जो हुआ है 2022 का, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का जो सुपर 750 लेवल का जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ओसाका जापान में 30 अगस्त से 4 सितंबर 2022 तक संपन्न हुआ। इसमें पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब जापान के ही क्रमशः मतलब इसमें जापान का ही जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ही जीत हासिल की थी। तो नाम क्या है इसमें? पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल की है? केंटा निशिमोतो। केंटा निशिमोतो ने इसमें जीत हासिल की है, जापान के ही हैं ये। और साथ ही अकाने यामागुची इन्होंने महिला वर्ग में जीत हासिल की है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अच्छा देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, मतलब कभी कभी पूछे जाते हैं कि जापान ओपन में
किसने जीत हासिल की। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है और हो सकता है इस तरह से पूछा जाए आपसे कि जो केंटा निशिमोतो है वो किस देश से संबंधित है। तो इसलिए देश याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो नाम से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जापानीज़ नाम लग रहा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ये जो केंटा निशिमोतो हैं वो जापान देश के हैं और अकाने यामागुची ये भी जापानीज़ ही हैं। तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2022-23 पश्चिमी क्षेत्र रिकॉर्ड 9वीं बार विजेता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के घरेलू क्रिकेट की प्रथम श्रेणी क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी का जो ये संस्करण था वो कौन सा था, 59वां संस्करण था। इसके लिए जो मैच हुआ था वो 8 से 25 सितंबर के बीच में हुआ था और यह कहाँ कहाँ खेला गया था ये भी इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में खेला गया था। तो आइए हम फिर से यहाँ पे देखते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी शायद बोल दिया है, तो फिर से एक बारी मैं बता देती हूँ कि जो ये मैच हुआ था वो कौन से संस्करण का था। ये 59वां था संस्करण इसका, जो कि सितंबर में खेला गया था। और कहाँ कहाँ खेला गया था, तमिलनाडु और पुदुचेरी में खेला गया था। चलिए इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस जो यह टूर्नामेंट था उसमें कितनी टीमें शामिल थी। तो कुल इसमें 6 टीमें शामिल थी दोस्तों। आइए आगे देखते हैं हम। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो यह मुकाबला हुआ था वो किन किन क्षेत्रों के बीच में हुआ था। तो गाइज़ जो फाइनल मुकाबला हुआ वो पश्चिमी क्षेत्र व दक्षिणी क्षेत्र के बीच में यह मुकाबला हुआ था और यह कोयम्बटूर में खेला गया। जो फाइनल था उसको कहाँ खेला गया, कोयम्बटूर में। याद रखेंगे कोयम्बटूर में इसका लास्ट वाला जो था उसको खेला गया। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे जो पश्चिमी क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे आजिक्य रहाणे। तो पश्चिमी क्षेत्र के जो नेतृत्वकर्ता थे उनकी जो टीम थी उसने 294 रन बनाए और फिर जीत हासिल की। पश्चिमी क्षेत्र ने रिकॉर्ड बनाया है कि यह 19वीं बार इस ट्रॉफी को उन्होंने जीता है। दूसरे स्थान पे दक्षिणी क्षेत्र रहा जो कि 18 बार इस ट्रॉफी को जीत चुका है। तो कुल मिला के यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस जो दिलीप ट्रॉफी थी उसको पश्चिमी क्षेत्र ने जीत रखा है, जिसका नेतृत्व किया था आजिक्य रहाणे ने। और इसने कुल कितनी बार इसको जीता है, तो 19 बार इस ट्रॉफी को जीता है। आगे दिया हुआ है झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। जैसा कि हमने अभी भी ऊपर में देखा कि इन्होंने जो इंग्लैंड और इंडिया का जो सीरीज हो रहा था उसी के तीसरे मैच में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषित कर दिया है। तो चलिए इनका 20 वर्ष का जो करियर था उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कौन सा एक दिवसीय मैच यानी वनडे मैच खेला था, तो इनका 204वां मैच था। इसमें इन्होंने संन्यास ले लिया। जो अभी अभी हमने कहा था कि इंग्लैंड के विरुद्ध जो उन्होंने खेला था उसी में किया। तो यहाँ से आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं दोस्तों। इनका जो करियर था वो 20 वर्ष का था और जो मैच खेला गया लंदन में यानी इंग्लैंड के विरुद्ध जो भारत का सीरीज था उसमें इन्होंने संन्यास घोषित किया, जो इनका मैच था 204वां। चलिए 2-3 पॉइंट यहाँ से निकले हैं। आइए अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि यह रिलेटेड कहाँ से थी। तो ये पश्चिम बंगाल के चकदाह कस्बे से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करती थी, जिसके कारण इन्हें चकदाह एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि चकदाह एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि झूलन गोस्वामी जो कि चकदाह कस्बे से रिलेटेड है और यह कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। और ये बहुत ही अच्छा गेंदबाजी करती हैं, जिसके वजह से इनको चकदाह एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। चलिए ये क्लियर है गाइस, आगे देखते हैं।
हमने अभी भी देखा कि इनका 20 वर्ष का करियर था और कौन सा मैच था, 204वां मैच था। चलिए आगे देखते हैं हम। ये यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल है या फिर जो 2008 से 2011 का जो पीरियड था, उसमें महिला क्रिकेट टीम की यह कैप्टन भी रह चुकी थी, तो ये भी याद आप रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है वर्ष 2007 में ICC द्वारा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था इनको। चलिए 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साथ ही में 2012 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ की सारी बातें। कब इन्हें 2007 में वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2012 में पद्मश्री से 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्या है, यहाँ पे जो जापान वाला था, जापान ओपन बैडमिंटन वाला टूर्नामेंट वाला, वहाँ यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी फॉर दैट। चलिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इसमें किसको हराया, केंटा निशिमोतो जो कि पुरुष वर्ग के विजेता रहे थे। हमने अभी भी देखा था कि केंटा निशिमोतो जो थे वो पुरुष वर्ग के विजेता रहे थे और इन्होंने ताइपे के चाओ तिएन चेन, नाम से ही क्या लगता है यह कहाँ के होंगे? नाम से तो लग रहा है ये चाइना के होंगे, पर यहाँ पे दिया नहीं है कि कहाँ के हैं। हो सकता है ये चाइना के हों, मुझे नहीं पता। आप बताएंगे हमें कमेंट में कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं। चलिए वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में एकल खिताब के लिए साउथ कोरिया की जो यहाँ पे क्या दिया है, एन से यंग को हराया। चलिए यहाँ पे और भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे शतरंज से रिलेटेड दिया हुआ है। ये पॉइंट तो आप सभी को पता ही होगा कि प्रणव आनंद जो कि भारत के 76th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह कहाँ से रिलेटेड है गाइस? ये बेंगलुरु से रिलेटेड है। इनकी एज मात्र 15 वर्ष है। चलिए अब हम अगर बात करें कि ये साफ जाहिर है कि जब ये 76th ग्रैंड मास्टर है तो भारत में अब तक कुल 76 शतरंज के ग्रैंड मास्टर की संख्या होगी। चलिए आप यहाँ इनके पिक्चर को देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो भी ग्रैंड मास्टर बने हैं उसमें कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि भारत में जो 76 ग्रैंड मास्टर बने हैं इसमें मात्र 2 महिलाएं ही शामिल हैं। तो नाम क्या क्या है, एक कोनोरू हम्पी है और एक डी हरिका है। तो याद रखिएगा इसको कि डी हरिका, कोनोरू हम्पी को तो सभी जानते हैं लेकिन डी हरिका को भी जान लीजिए कि ये शतरंज से संबंधित है। अच्छा, 75th ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? वेंकटेश प्रणव, ये याद रखें। यहाँ पे बताया गया है कि किस किस राज्यों से बने हैं और यहाँ पे उनके नाम भी दिए हुए हैं। इतना याद करना ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड हम देख लेंगे। डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और फुटबॉल क्लब बेंगलुरु विजेता। चलिए देखते हैं। एशिया के सबसे जो प्राचीन है वो यह टूर्नामेंट है, यानी डूरंड कप टूर्नामेंट जो है वो एशिया का सबसे प्राचीन टूर्नामेंट है। इसका संस्करण कौन सा था? 131वां संस्करण था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यह खेला गया कहाँ पे?
इस मैच को कोलकाता, गुवाहाटी व इम्फाल में खेला गया। एशिया फुटबॉल फेडरेशन कॉन्फेडरेशन की मान्यता के पश्चात यह टूर्नामेंट का पहला आयोजन था। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। एशिया का सबसे प्राचीन डूरंड कप टूर्नामेंट है, ये याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है एशिया का, तो डूरंड कप है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जिसका संस्करण 131वां था, जो कि कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये फाइनल टूर्नामेंट है वो किन किन टीमों के बीच में खेली गई। तो ये बेंगलुरु और मुंबई सिटी की जो टीम थी उसके बीच में खेला गया, जिसमें कौन सी टीम विजेता रही, इसमें बेंगलुरु टीम विजेता रही। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भी क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सी टीम विजेता रही। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि बेंगलुरु टीम यहाँ पे विजेता रही और उप विजेता कौन रही, मुंबई सिटी। तो क्लियर है दोस्तों। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि इस टूर्नामेंट में पुरस्कार स्वरूप मतलब जो पुरस्कार राशि है वो कितनी दी जाती है। तो दोस्तों जो विजयी टीम है ना, उसको 50 लाख का पुरस्कार दिया जाता है, और साथ ही में जो कि उप विजेता जो कि मुंबई सिटी थी उसको कितने दिए जाते हैं, यहाँ पे 30 लाख दिए जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अभी AIFF के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे हैं। और इन्होंने किसको हराते हुए इस पद को हासिल किया है दोस्तों। तो इन्होंने जो एक बहुत ही बड़े दिग्गज फुटबॉलर जिसको कहते हैं वांगचुक भूटिया, इनको इन्होंने हराया और फिर इस AIFF के अध्यक्ष बने हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में गाइस। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम जो है PD शेयर कर देंगे, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। जो मेन पॉइंट है हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है खो खो से रिलेटेड, तो देख लेते हैं हम। आज हम लोग गेम का पूरा सेक्शन क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा वीडियो बन रहा है, तो इसमें हम लोग गेम को क्लियर करके ही वीडियो ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओडिशा जगरनॉट्स अल्टीमेट खो खो के पहले संस्करण की विजेता। तो ये याद रखिएगा कि पुणे में खेला गया, और यह जो अल्टीमेट है जिसमें कि ओडिशा जगरनॉट्स विजेता रहा था। और कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड है। चलिए विश्व हॉकी जो है वो भुवनेश्वर में खेला जाएगा। तो जनवरी 2023 में विश्व हॉकी महासंघ के जो हॉकी टूर्नामेंट है उसका आयोजन भारत के भुवनेश्वर में किया जाएगा। चलिए राउरकेला एग्जैक्ट जो प्लेस है वहाँ पे होगा। मेज़बान यहाँ पे मेज़बान भारत सहित कुल कितनी टीमें शामिल होंगी, 16 टीम इसमें भाग लेंगी। चलिए यहाँ पे बताया गया है, हम देख लेते हैं। पुल A में कौन कौन सी टीमें शामिल होंगी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका। पुल B में कौन कौन सी टीमें शामिल होंगी, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान। और पुल C में कौन कौन सी टीमें शामिल होंगी, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, मलेशिया, चिली। साथ ही पुल D में भारत, इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स शामिल होंगे। ये 16 टीमों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है, दिलीप टर्की हैं। चलिए यहाँ पे सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड है। अच्छा गाइज, डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है और डेविस कप
यहाँ पे किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो डेविस कप में भारत को पराजय मिला। किस देश ने हराया? नॉर्वे ने भारत को हराया यहाँ पे डेविस कप में, तो याद रखेंगे आप। चलिए, अच्छा, डेविस कप का आयोजन कहाँ किया गया था इस वर्ष? तो दोस्तों, जो डेविस कप का आयोजन किया गया था वो नॉर्वे में ही किया गया था। लिलीहैमर, जो लिलीहैमर जगह है वहाँ पे किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेरेना विलियम्स ने यहाँ पे टेनिस से संन्यास ले लिया है, तो उनके बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं गाइस। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। सेरेना विलियम्स कहाँ से रिलेटेड है? यह अमेरिका की है। और साथ ही हम देखेंगे कि ओपन युग में जो इनका है 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों की विजेता रही हैं ये, और यह टेनिस की बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं, और 2.5 दशक से भी अधिक समय तक इन्होंने टेनिस में एक सफल करियर गुजारा है, जो कि अब पूरी तरह से इन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने अपना लास्ट मैच कहाँ खेला, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो इनका अंतिम मैच था वो 2 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में अमेरिका के ओपन में ऑस्ट्रेलिया की अजला तोमजाविच के विरुद्ध उन्होंने खेला, जिसमें पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा। तो गैस, जो इनका लास्ट मैच था उसमें ये हार गई, और जो ऑस्ट्रेलिया की अजला तोमजानोविच हैं वो जीत गए थे इस मैच में। चलिए, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे दिया हुआ है रोजर फेडर के बारे में। तो रोजर फेडर भी टेनिस से संबंधित हैं, और साथ में इन्होंने भी संन्यास ले लिया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, रोजर फेडर किस देश से संबंधित है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के हैं ये, और उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों को जीत रखा है, तो आप याद रखेंगे। इन्होंने अपना लास्ट मैच कहाँ खेला था? इनका जो लास्ट मैच था वो लंदन में जो लेबर कप टूर्नामेंट हुआ था। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो लेबर कप टूर्नामेंट है वो किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे आप कि ये टेनिस से संबंधित है, और इसी में मतलब इन्होंने अपना संन्यास घोषित किया था। और गाइज, सेरेना विलियम्स भी अपने लास्ट मैच में हार गई थी, और इस अंतिम मैच में रोजर फेडर भी हार गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गाइस, चेन्नई ओपन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि चेन्नई ओपन में जो टेनिस टूर्नामेंट यह है, तो इसमें कौन जीता था? चेक गणराज्य की लिंडा फ्रुतिरोवा ने इसको जीता था। साथ ही अगर हम युगल जोड़ी की बात करें तो इसमें ग्रेविएला डाब्रोस्की और साथ ही में लुइसा स्टेफानी, इन दोनों की टीम ने जीता है। तो नाम जरूर याद रखिएगा कि किस देश से ये लोग संबंधित है। हो सकता है टूर्नामेंट के बारे में ना पूछे, लेकिन पूछे ये कि लिंडा फ्रुतिरोवा किस देश से संबंधित है, या फिर यहाँ पे जो गैब्रिएला ड्राबोस्की हैं वो किस देश से संबंधित है, लुइसा स्टेफानी किस देश से संबंधित है। तो याद रखेंगे आप कि यहाँ पे जो लिंडा है वो चेक गणराज्य से संबंधित है, और साथ ही में जो ग्रेविएला डाब्रोस्की है वो कनाडा से संबंधित है, और जो लुइसा है वो ब्राज़ील से संबंधित है। चलिए आगे दिया हुआ है अमेरिका ओपन के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन जीता अमेरिका ओपन में? अल्कारेंज व ईगा स्वियातेक, तो इन्होंने इस मैच में जीत हासिल की है, तो याद रखेंगे इसका नाम।
पुरुष और महिला वर्ग में इन्होंने जीत हासिल की है। पुरुष में अल्कारेज ने जीता है और महिला में ईगा इन्होंने जीत हासिल की है। यूरोप टीम को हराकर विश्व टीम में पहली बार लेवर कप को जीता है। ये इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो लेवर कप है उसको विश्व टीम ने जीत लिया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ये जो गेम है वो भी टेनिस से संबंधित है। लेवर कप संबंधित है टेनिस से, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसको यूरोप एवं विश्व की जो टीम है उसके बीच में खेला गया था। यह इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह इसका 5वां आयोजन था। कोविड की वजह से इसका आयोजन 2020 में नहीं किया गया था। चलिए, तो यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे कि यह लंदन में खेला गया था। ये भी याद रखिएगा कि मतलब पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में कि जो लेवर कप था उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये लंदन में किया गया था और यूरोप की टीम को हराया था विश्व टीम ने और इस कप को जीत लिया था। चलिए, ये जो टूर्नामेंट है ना गाइस, वो पुरुषों का टूर्नामेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें महिलाएं भी खेलती हैं, ये सिर्फ पुरुषों की टीम है। यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो जब हम शेयर करेंगे आपको तो आप देख लीजिएगा। आइए, अगला क्या है, विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप के बारे में दिया हुआ है। 2022 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में किया गया था, सितंबर में ही हुआ था। और यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय पहलवानों की, तो 2 कांस्य पदक जीते हैं भारत के लिए। तो हम देखेंगे कि किसने किसने इसको जीता है। तो भारत के लिए जो यह पदक है वो बजरंग पुनिया ने जीता है 65 किलोग्राम वर्ग में, और साथ ही 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट ने जीता है। चलिए, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बजरंग पुनिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो गाइज़, जो बजरंग पुनिया है वो विश्व चैम्पियनशिप में उनका यह 4था पदक था और विश्व चैम्पियनशिप में 4 पदक जीतने वाले यह भारत के पहले पहलवान भी हैं। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि विश्व चैम्पियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारत के पहलवान का नाम बताएंगे, तो यह बजरंग पुनिया ही हैं। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। पिछला दिया हुआ है यहाँ पे फार्मूला रेस 1 के बारे में दिया हुआ है, तो याद रखेंगे, इसको भी आप याद कर ही लेंगे कि डच और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है। सितंबर में इसको आयोजित किया गया था। 2 फार्मूला रेस 1, डच ग्रैंड प्रिक्स और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो रेडबुल टीम के एम वर्स्टापेन ने जीत हासिल की थी। चलिए, बस इतना याद आप रखेंगे इसमें। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे रोजगार समाचार के बारे में दिया हुआ है और कुछ तो गाइज़ यहाँ पे ये तो ख़त्म होता है आपका। अब हम आगे देखेंगे, दिसंबर वाला आएगा तो उसके बारे में बताएंगे, या फिर हो सकता है इसमें जो पहला वाला पेज था ना, मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था, तो हो सकता है मैं उसके बारे में वीडियो लाऊं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप ज़रूर से याद कर लेंगे क्योंकि गेम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ करके लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।